सर इस पे शो कर रहा है गूगल मीट। मीट पे ये नाम शो कर रहा है? हाँ, शंभू शरण श्रीवास्तव। वेट वेट आपने शायद दूसरी में से। ओके, नाउ ये ठीक है अब? यस। ठीक। ठीक है। वो एक्चुअली उनके लॉगिन को देखा नहीं, वो लॉगिन थे ऑलरेडी और उस पर हमने भी कर दिया था मेल में। फिर बाद में पता चला कि वो गलती से शायद साइन आउट करना भूल गए थे। एनीवेज, तो चलिए लेट्स बिगिन विद। यस। ये वाला पार्ट वी हैव कंप्लीटेड ना? यस सर, बट एम्प्लॉय रिलेशनशिप में जो बेनिफिट्स है, एक बार सर ओवर व्यू उसका एक दे दीजिए प्लीज। ओके चलिए ठीक है, हम एक बार वापस इसको रिमाइंड करा देते हैं। Okay, so the benefits of employees relations, what are they? Different good opportunities, good prospects if we have a good relationship with the employees. Growth and development. Obviously, अगर हम किसी डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी की बात करते हैं तो एक सिंपल सा एक कंसिडरेशन ये है कि एम्प्लॉयज आर द बैकबोन फॉर एनी एंटरप्राइजेस। इट जस्ट लाइक वर्क एज अ बैकबोन। अगर ये बैकबोन टूट गया या फिर इसमें अगर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है तो अल्टीमेटली पूरा शरीर हमारा काम नहीं करेगा। जस्ट इन लाइक दैट लाइक दैट मैटर,
employment relation, employer employees relation is much important. If we satisfy the employees, obviously they will work with their full potential. They will be working with full enthusiastic, full motivations, because the person working as an employee with the organization is getting everything which he or she deserves with, or as per the commitment given by the company at the time of employment. तो अगर जैसा हमारे जो रिक्रूटमेंट के कोड ऑफ कंडक्ट हैं, जो जो हमारे जो रेगुलेशंस हैं, उसके हिसाब से अगर हम अपने इम्प्लीमेंटेशंस करें, अगर उसका फॉलो अप करें, तो जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सेटिस्फाइड रहते हैं। उनको लगता है कि यस, द कंपनी इज हैविंग द स्टैंडर्ड लॉज ऑफ वर्किंग, द प्रोसीजर्स, एंड दैट इज बीइंग अबाइडेड, दैट इज बीइंग फॉलोड स्ट्रिक्टली। तो जब इस चीज़ को देखता है कि एम्प्लॉयज़ दे स्टार्ट वर्किंग विद देयर फुल मोटिवेशन, जो उनके कमिटमेंट्स हैं, उन कमिटमेंट के हिसाब से सैलरी मिलना, टाइम पे सैलरी मिलना, अदर बेनिफिट्स हैं, जो प्रमोशंस हैं, जो नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव्स हैं। आप चूंकि मैनेजमेंट के स्टूडेंट नहीं रहे हैं, एक तो होता है मॉनेटरी बेनिफिट्स, एक होता है नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। मॉनेटरी बेनिफिट्स की बात करें तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, इन टर्म्स ऑफ मनी, जो भी पैसों के टर्म में एम्प्लॉयज़ को बेनिफिट मिलता है, कैश के टर्म में बेनिफिट मिलता है, उसको हम कह देते हैं मॉनेटरी बेनिफिट और मॉनेटरी इंसेंटिव्स। प्रमोशंस हो गया, सैलरी इंक्रीमेंट हो गया, बोनसेस हो गए, और दूसरे इंसेंटिव्स हो गए जो आपकी वर्किंग परफॉर्मेंस के ऊपर कंपनी देती है। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स हो गया। तो मॉनेटरी बेनिफिट्स तो ऑब्वियसली एम्प्लॉयज़ की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, वो आपको सेटिस्फाई करते हैं। लेकिन इसके साथ नॉन मॉनेटरी बेनिफिट भी होते हैं, नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव्स भी होते हैं, जिसके वजह से भी एक एम्प्लॉयज़ अपनी एंथुसियाज्म को दिखाता है, अपने पोटेंशियलिटी को दिखाता है, मोटिवेशंस को दिखाता है। वो नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव या बेनिफिट क्या होते हैं? एम्प्लॉयज़ को छुट्टियां आपने अच्छा खासा दे दिया है, बहुत सारे आपके पास लीव्स रूल्स हैं, नंबर ऑफ लीव्स ईयर में बहुत अच्छा है। आप अपने एम्प्लॉयज़ को रहने के लिए अपने घर दे दिया, क्वार्टर्स दे दिए हैं। आप एक बार कभी एम्प्लॉयज़ को घूमने के लिए उनको कुछ जो है टूर इंसेंटिव्स है, जो बेनिफिट्स हैं वो देते हैं, उनके लिए कैश ना देकर उनके लिए होटल बुक करवा दिया, उनके लिए सारा जो टूर से रिलेटेड खर्चा है वो बियर अप कर लिया, वो भी नॉन इंसेंटिव बेनिफिट्स हैं। इसलिए नॉन इंसेंटिव है, क्यों? क्योंकि पैसा यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को नहीं मिल रहा है, बट वो जिस छुट्टी पे जाता है, जहाँ घूमने जाता है, उसकी सारी एक्सपेंसेस कंपनी अपने आप पे कर देती है। तो इट्स अगेन दी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स। उसके लिए जो है, अगर बहुत अच्छा काम करता है तो कोई सर्टिफिकेट दे दिया, उनकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट वो ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना दिया, बहुत ज़्यादा घंटे काम नहीं करवा रहे हैं, या जो आपकी जो स्टैंडर्ड पॉलिसी है उस पॉलिसी के हिसाब से काम कराते हैं, तो भी एम्प्लॉयज़ खुश है। Like we are in a teaching profile. I am just considering my own example. I have served 2 years in a corporate. After the completion of my MBA, I started working with Reliance Communications, the telecom company in Mumbai, and then further joined Delhi in Airtel, in telecom company. 2 years, only 2 years corporate experience I am possessing. But last for 10 years, I have been working in teaching as an assistant professor. Now, why this moves uh, uh, took up? Why I have changed my career profile from marketing as to teaching? Because of the employment satisfaction, because of the job environment, because of the monetary and non-monetary benefits which I never received in the corporate life. शुरू में कमिटमेंट ये मिला कि दैट योर वर्किंग आवर इज 8 आवर्स, आप 9 बजे 9 बजे जो है रिपोर्टिंग करेंगे, 5 बजे चले जाएंगे। आप अगर इतना काम करेंगे उसके बदले इतने इंसेंटिव्स मिलेंगे, अगर आपके पास ये परफॉर्मेंस होगा तो ये, देयर वेर लॉट ऑफ कमिटमेंट which were made by Reliance at the time of joining. But in actually, when I joined the company and served only 6 months, I realized that there is nothing. No good environment, because
you know, when you start working with 9 a.m., you should leave the office at 5 or 6 p.m. But we used to work till 8 p.m., 9 p.m. sometime. So that is again the lengthy working hours. अगर आपको उन्होंने ये कमिट किया है कि अगर एक महीने की जो आपकी जो टारगेट्स पूरी होती हैं उसके हिसाब से आपको इतने परसेंट का इंसेंटिव दिया जाएगा। एक तो टारगेट्स यूजुअली इतनी ज़्यादा होती है कि आप पूरे नहीं कर पाते, कंपनी इतनी बेवकूफ़ नहीं होती है, वो टारगेट इतना ज़्यादा आपका रखता है कि ना तो आप उस टारगेट को पूरे कर पाओ और ना ही आपको जो एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स हैं या बोनसेस हैं मिलेंगे। अब अगर आप अंडर टारगेट रहते हैं तो कंपनी आपके प्रेशर बनाती है कि टारगेट फुलफिल नहीं हुआ, तुम अच्छा काम नहीं करते हो। किसी ने गलती से भी टारगेट अगर फुलफिल कर दिया तो अगर थोड़ी सी उसको इंसेंटिव मिल जाती है तो उसके बदले उसका टारगेट डबल कर देते हैं। दीज आर दी वर्किंग कल्चर ऑफ कॉर्पोरेट्स। तो क्यों ना मैं वहाँ पे डिससेटिस्फाइड हूँ कॉर्पोरेट कल्चर से, क्यों ना मैं जो उन उन कंपनीज में है उनसे उन पे काम करने के बजाय किसी दूसरे जॉब प्रोफाइल को चुन लो। तो कुल मिला के फिर देन आई मूव्ड टू दिल्ली एंड जॉइंड एयरटेल। एयरटेल तो उससे भी ज़्यादा तेज निकला, उसकी जो वर्किंग एनवायरनमेंट या प्रेशर और ज़्यादा थी, सैलरी भी बहुत खास नहीं था, वर्किंग एनवायरनमेंट भी अच्छी नहीं थी। So that leads to demotivation. And that is why I joined the teaching career. And I'm quite satisfied with the teaching profile for last 10 years. I've been working for SMS for last 5 years. Before I was associated with in Jaipur, with Jaipur National University, one of the university, private university. तो 5 5 साल अगर मैं वहाँ पे 5 साल रुका, फिर यहाँ पे भी 5 साल रुका हूँ और आगे भी सस्टेनेबिलिटी, इसका मतलब है कि आई एम सेटिस्फाइड विद माई एम्प्लॉय। सो आई वर्क्स विद माई फुल पोटेंशियलिटी, my efficiency, because I'm getting everything which we are committed at the time of joining, or there is a good job environment. हमारी जो वर्किंग है 10 to 5:30, 5:30 के बाद nobody is going to ask कि भाई why are you leaving the organization, but in corporates usually your boss will ask if you leave the organization at the time, at evening time before your boss, then your boss will ask you that why you are living when I am already working. तो वहां पे एक कल्चर बन जाता है कि जब तक बॉस है, बॉस अगर 10 बजे तक काम करता है तो आपको भी करना पड़ेगा, उससे पहले आप जा ही नहीं सकते। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं, 5:30 बजा कोई पूछने वाला नहीं कि भाई आप क्यों घर जा रहे हैं, थोड़ा और काम कर लो, थोड़ा और रुक लो, नहीं। हमने टाइम देखा घड़ी में निकल लिया, चाहे वो फैकल्टी मेंबर हो या वो प्यून्स हो, फोर्थ क्लास स्टाफ हो या डायरेक्टर हो या कोई और, सब अपने टाइम पे चले जाते हैं, अपने टाइम पे आते हैं। टाइम लेंदी आवर्स जो है वो कम है, या जो कमिटमेंट है उसके हिसाब से है। हर साल के हिसाब से जो हमें जो ग्रोथ मिलता है, जो इंक्रीमेंट होती है सैलरी में, या जो प्रमोशंस के जो रूल्स हैं उनके हिसाब से हमें प्रमोट किया जाता है, उनके हिसाब से हमें इंक्रीमेंट दिया जाता है। तो दीज आर दी फैसिलिटेशंस विच आर बीइंग ऑफर्ड बाय द कॉलेज, द एसएमएस, एंड वी एम्प्लॉयज आर क्वाइट सेटिस्फाइड। So that's why we work with our full efficiency with the organization, to the organization. So yes, when the people or the employees are full motivated, they will give their 100%. They will try to give their 100% to the organizations. और जब एक एम्प्लॉयज अपने फुल पोटेंशियलिटी या एफिशिएंसी के साथ काम करता है तो एम्प्लॉय जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है, सस्टेनेबिलिटी है, वो बनी रहती है। अगर नहीं करता है तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में वी कैन नॉट प्रिज्यूम अबाउट। तो एवरीथिंग डिपेंड्स। सर हाँ। सर अगर कोई ज़्यादा एफिशिएंट है, जैसे कि वो टीचिंग लाइन में वो बोरियत फील कर रहा है, मतलब ऐसा मैं कह नहीं रहा हूँ कि बोरियत वाला फील है, बट इन केस जैसे कोई ज़्यादा हाइपर एक्टिव है जिसे कहते हैं, हम्म, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा एफिशिएंट है, मोर देन एवरेज है, तो उसके लिए कॉर्पोरेट ज़्यादा सही रहेगा, मतलब अकॉर्डिंग टू देयर कन्वीनियंस वो उसको ज़्यादा प्रेफरेबल मतलब प्रेफर करेगा उसको। तो एज अ मतलब एज अ लेमैन हम ये कह सकते हैं कि कॉर्पोरेट और जो टीचिंग लाइन है, या फिर ये ज़्यादा कन्वीनियंस लग रहा है लोगों को टीचिंग लाइन, तो इसमें एफिशिएंसी कम हो जाता है, या फिर आपको मतलब एक
बार एक एक मतलब हम्म, एक थ्रेशोल्ड, आपको एक पीक आपको बार बार उसको टारगेट नहीं करना होता है, तो आपकी एफिशिएंसी कम हो जाती है। ऐसा ऐसा होता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग टाइम कि यहाँ टीचिंग में ऐसा हो सकता है कि बार बार आपको सेफ मतलब कंफर्टेबल जोन में है आप, और आपको बार बार अनकंफर्टेबल जोन को या फिर थ्रेशोल्ड जो होता है, जो हाईएस्ट पीक पॉइंट होता है, वो आपको वहाँ उसके लिए आपको फोर्स नहीं किया जा रहा है, तो आपकी एफिशिएंसी धीरे धीरे कम हो जाएगी। ऐसा कुछ इन कॉमन ऐसा कह सकते हैं। efficiency will reduce when the employer gives you the pressure. If we are working with good potentiality, हाँ। because there is a good work life balance means what, that you are giving your full time to the organization and you are also offering your time for your family members, for your society, for your own enjoyment. So that's called the working life balance. जब ये working life balance हमें मिल रहा है, इसका मतलब हमारा ऑर्गेनाइजेशन अच्छा है। अगर मैं सुबह 10 बजे से लेकर रात के हम्म। 10 बजे तक काम करता हूँ तो मेरी एफिशिएंसी खत्म हो जाएगी, मैं उतना ज्यादा काम हाँ नहीं कर पाऊंगा। बट कहीं ना कहीं ये ज़्यादा कंफर्ट जोन में, टीचिंग आपके कंफर्ट जोन में, जैसे कंपेरेटिवली कहा जाए एक इंडिविजुअल के लिए, तो वो अगर टीचिंग प्रेफर कर रहा है तो उसके लिए ये कंफर्टेबल जोन है, और वो आपको डिस्कम्फर्ट दे रहा है, वो थोड़ा आपको आउट ऑफ बॉक्स, ऑब्वियसली मतलब आउट ऑब्वियसली ऑफ, तो वो सेटिस्फैक्शन। आपकी ओवरऑल सेटिस्फाइड है। लेकिन अगर एफिशिएंसी की बात किया जाए, मतलब केवल एफिशिएंसी की सेटिस्फैक्शन, वो तो ठीक है, वो तो ह्यूमन नेचर है, सेटिस्फैक्शन वो ढूंढता है। बट केवल एफिशिएंसी की बात की जाए और एज अ ओवरऑल परफॉर्मेंस देखा जाए, कि अगर किसी इंडिविजुअल का परफॉर्मेंस इंक्रीज करना है बीइंग अ ड्यूरेशन, एक ड्यूरेशन में, तो उसको कॉर्पोरेट ज्वाइन करना चाहिए या फिर उसको सेफ जोन में जाना चाहिए? आपके हिसाब से क्या रहेगा? नहीं, अगर आप हार्ड वर्कर हैं, इफ यू आर रेडी टू वर्क इन एनी environment, it is generally a common consideration that if you have the enthusiasm to work hard, where the time doesn't matter for you, you want to give your 100% to the enterprise, to the organization, then the corporate is good हम्म। option for you. If हम्म। you do not care about the working environment, you do not care about the working culture of the organization, usually it doesn't happen. मैं नहीं समझता हूँ कि 99% लोग ऐसा होंगे जो अपना 100% अपने ऑर्गेनाइजेशन को देना चाहेंगे। और अगर कोई देता है तो मैं कहूँगा वो बहुत समझदार व्यक्ति नहीं है। हमारा हम्म। लाइफ जो है, वी आर नॉट मींट ओनली फॉर वर्किंग विद एन ऑर्गेनाइजेशन, that is the benefit for the organization, what you are getting for your personal life. Everybody stands there for personal life, everybody wants to enjoy their personal life, everybody have their social life. Doesn't mean if you have efficiency you will be working with an organization for 15 hours 16 hours। आपने अपने लाइफ के साथ क्या किया, मैं उसको एफिशिएंसी नहीं बनवाऊंगा। मैं, इट्स नॉट द एफिशिएंसी। आप अपने उससे एफिशिएंसी को किसी और दूसरे काम में लगाइए, जो वर्किंग आवर्स है उसके अलग हटकर आप कुछ अपना और खुद का बिजनेस करिए, कुछ अपना और अपने फैमिली के बेनिफिट के लिए करिए, जिससे आपको बेनिफिट हो सके या पूरे फैमिली आपसे सेटिस्फाई हो सके। तो दोनों के तो चीज। हाँ। उसमें अपॉर्चुनिटी नहीं है क्या, जैसे आगे बढ़ने का, इन केस अगर आप अच्छा इफेक्टिव वर्क कर रहे हैं, जैसे कि मीडिया हाउसेस में होता है कि अगर कोई एज अ रिपोर्टर ज्वाइन करता है तो फिर वो ज़्यादा हार्ड वर्किंग है तो उसको प्रमोट करते रहते हैं धीरे धीरे। अगर कोई एडिटर इन चीफ बन गया किसी का, तो ऑब्वियसली उसने बहुत ज़्यादा वर्क किया होगा। ऐसा तो है नहीं कि वो अगर ऐसा सोचने लगे कि मैं इतना वर्क क्यों करूँ, मेरा भी पर्सनल लाइफ है, तो वो कभी एडिटर इन चीफ कभी बन ही नहीं देखो पाएगा। देखो, वो दो चीजें हैं कॉर्पोरेट लाइफ में, दो चीजें हैं। या फिर आप पैसा कमाइए या फिर आप सेटिस्फाई, अगर सेटिस्फेक्शन कमाना चाहते हैं तो आई थिंक कॉर्पोरेट इज नॉट गुड एग्जाम्पल। आपके लाइन में ऑब्वियसली होता है कि जब आप इनिशियल लेवल पे ज्वाइन करते हैं तो आपको फील्ड रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। यू आर नॉट हम्म। सपोज टू गो फॉर द स्टूडियो प्रेजेंटेशन, that you need to go हम्म। for different places to cover up the news and so on, and that is much difficult task। आपको रात के 12 बजे कह देगी कंपनी की भाई ऐसा है, उस जगह पे ये इंसिडेंट हुआ, जाओ कवर अप करके आओ। आप हम्म। रात के 12 बजे आप जाग के फटाफट जाते हैं, कवर अप करते हैं। प्रमोशन इज ओके, काम करेंगे तो प्रमोशन तो मिलेगा ही, लेकिन वैसा हम्म। प्रमोशन मैं समझता हूँ किस काम, अगर ठीक है, अगर आप मान के चलिए कि आप बैचलर हैं या यंग हैं, तो उस केस में आप डिवोटेड हो सकते हैं ऑर्गेनाइजेशन के लिए। जब आप एक बार मैरिड बन जाते हैं, आप बाल बच्चेदार वाले आदमी हो जाते हैं, तो मैं समझता हूँ 100% ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्ट करना सही बात नहीं होता है।
हाँ ग्रोथ वो तो इज है, पर्सनल लाइफ होती है सबकी। बट सर जैसे कि अगर किसी को नेक्स्ट लेवल पे जाना है, मैं मीडिया इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, किसी को रिपोर्टर से या सब एडिटर से एडिटर इन चीफ बनना है, तो उसको क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन के लिए वर्क करना चाहिए या खुद के लिए वर्क करना चाहिए, या खुद का ऑर्गेनाइजेशन, जी जी, ऑर्गेनाइजेशन के वर्क कल्चर के हिसाब से आप अपनी एफिशिएंसी दिखाएंगे। यू आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड। If organization says that your working hours is only 8 hours with us and 8 hours के बाद ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ताला लग जाता है, लेकिन आप कहते हैं कि ना सर आई हैव टू डू अ लॉट ऑफ वर्क, तो मैं 10 बजे रात को घर जाऊंगा, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर को वॉइड कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन शायद आपको मना नहीं करेगा कि उसको अपना बेनिफिट नजर आने लगेगा आप में कि भाई ये बंदा ज्यादा काम कर रहा है तो कंपनी की ग्रोथ तो होगी, मना नहीं करेगा। लेकिन आप अपने कल्चर से अपने जो पर्सनल लाइफ को अपने ऑर्गेनाइजेशन लाइफ के साथ मैच कर रहे हैं, एंड दैट इज नॉट। अगर आप ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के बियॉन्ड जाकर कुछ काम करते हैं या आपसे ऑर्गेनाइजेशन करवाती है, यूजुअली इट हैपेंस कि ऑर्गेनाइजेशन अपने वर्किंग कल्चर या कोड ऑफ कंडक्ट से बाहर जाकर आपसे काम करवाती है, एंड दैट्स नॉट गुड। अगर उस वर्किंग कल्चर से बाहर जाकर आप काम करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ बेईमानी कर रहे हैं। आप अपने जो पर्सनल एफिशिएंसी को घटाकर अपने फुल ऑर्गेनाइजेशन के लिए डिवोटेड हो जाते हैं, तो वो सही नहीं होता है। मेरा कहने का मतलब है जो स्टैंडर्ड कोड ऑफ कंडक्ट ऑर्गेनाइजेशन ने कमिट किया है आपको, आप उसको पूरा करिए। कभी भी कॉर्पोरेट लाइफ में नेवर ट्राई टू बिकम ओवर स्मार्ट, हार्ड वर्कर। इफ यू एक बहुत अच्छा, एक आपने देखा होगा, अभी उस दिन भी बताए थे, फेसबुक वगैरह में एक आता नहीं है, एक ऐसा एक छोटा सा कोई किसी ने बनाया है, हाँ, अ, देखे वायरल होंगे। हुआ था काफी। हाँ हाँ, तो थोड़ा। वो हाँ हाँ। बड़ा अच्छा वीडियो है, वो सही चीज बता रहा है, और ये होता भी है। ये होता भी है हम्म, कि एक बंदा हम्म, जो है 6:30 बजे जो है वो हाफ डे अप्लाई करके जा रहा है, तो दूसरा उस पर कमेंट कर रहा है कि भाई हम्म, हाफ डे पे हम्म, जा रहे हो 6:30 बजे। तो वो सही बात बोलता है कि हमारा जो 6:30 बजे हमारा काम ड्यूटी ओवर होता है, और उसको अगर हम्म, ऑर्गेनाइजेशन हाफ डे कहती है तो ठीक है, मैं हाफ डे लेकर जाता हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूँ, इस कल्चर हम्म, से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं है। और हो सकता है उस तरह के बंदे छोड़कर चले जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सही नहीं है, क्यों? ये एक एग्जाम्पल बन जाता है कि बिकॉज सम ऑफ द एम्प्लॉयज वर्किंग फॉर अ लेंदी आवर्स एंड फ्यू ऑफ देम डोंट वांट टू वर्क, तो वो उनके लिए एग्जाम्पल खराब हो जाता है। वो जो आपके बॉस है, जो कंपनी किसका एग्जाम्पल प्रोड्यूस करेगी, दैट सी द पर्सन दैट ही इज वर्किंग फॉर लास्ट 15 आवर्स एंड हाँ, बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसको हम प्रमोट करेंगे। वो एग्जाम्पल बन जाता है, लेकिन आप वहां पर आपकी जो छवि है या इमेज है वो खराब हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करता है, अपने कल्चर के हिसाब से आपको अडॉप्ट करने की कोशिश करता है। आपको भी चाहता है कि हमारा जो कल्चर है आप उसको फॉलो करना शुरू करो, हम आपको ग्रोथ देंगे। तो अगर आप हम्म, मान के चलिए 15 आवर्स वर्किंग करते हैं और पैसे बहुत मिल रहे हैं, क्यों आपके पास लाइफ में क्या रह गया, आप उन पैसों को खर्च करने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, तो फिर ऐसे पैसे का क्या काम, ऐसे ग्रोथ। दिस इज द रीजन नाउ डेज दैट द पीपल वर्किंग फॉर having good experience in corporate 20-25 years 10 years, they start working in teaching, they are coming in teaching profile, lakhs of rupees are getting as a salary in a corporate, बट उनको वो छोड़कर एक टीचिंग की जॉब ज्वाइन करते हैं, जहाँ पे मैं समझता हूँ कि 1/3 सैलरी में उनका सिलेक्शन होता है। अगर पैसा उनके लिए मायने होता तो वहीं पे काम करते। इतने लंबे ड्यूरेशन के बाद वो टीचिंग में क्यों हो जाते हैं या किसी दूसरे प्रोफाइल को क्यों चुन लेते हैं? बिकॉज ऑफ द फ्रस्ट्रेशन, हाँ। तो बिकॉज टाइम ऑफ। ड्यूरेशन पे रहते हुए अगर उनके काम को महत्व दिया जा रहा है, उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज की जा रही है, तो वो ठीक है। लेकिन अगर एथिक्स को हम्म। मतलब पीछे रख के केवल काम निकाला जा रहा है, तो वो सही नहीं है, ये हाँ, कहना वहाँ पे चाहूँगा। ऑर्गेनाइजेशन को ग्रोथ तो हो रहा है, लेकिन वो ग्रोथ या जो सस्टेनेबिलिटी है वो लंबे समय तक नहीं टिकेगा। अंत में जो एम्प्लॉयज़ की टर्नओवर है, टर्नओवर रेशियो है, टर्नओवर हम्म, रेशियो का मतलब होता है कि कितने जल्दी एम्प्लॉयज़ आते हैं, कितने जल्दी छोड़ के चले जाते हैं। तो अगर टर्नओवर हम्म, रेशियो अगर आपका बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो एम्प्लॉयज़ के लिए वो बहुत घाटे का सौदा है। क्योंकि बार बार जब एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए जो कंपनी का जो एफर्ट है, जो पैसा है, वो बहुत ज़्यादा लगता है। हम्म, बार बार एक हम्म, एम्प्लॉयज़ को हम ट्रेन करेंगे, फिर उनको नई तरीके से फिर काम समझाएंगे, वो बंदा काम सीखने में साल 2 साल लगा देगा, कंपनी के बारे में, ग्रोथ के बारे में कब सोचेगा?
तो जो हम्म, एम्प्लॉयमेंट लॉयल्टी जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए कि हाउ टू मेक एन एम्प्लॉय लॉयल टू आवर कंपनी, how loyalty could be defined. And this is possible when you gives them the better working environment, better salary as per the norms. तो ठीक है, अगर आप सिर्फ अपने फायदे के बारे में सोचोगे तो फायदा मुश्किल लगता है, क्योंकि आपकी जो जो टर्नओवर है या जो एम्प्लॉयमेंट का जो मूवमेंट है, एम्प्लॉयज की मूवमेंट है, वो बढ़ती है जाएगी और इस तरीके से आपकी कंपनी डिक्लाइन हो जाएगी। आप एक अच्छे एम्प्लॉयर के रूप में नहीं जाने जाएंगे। वाई पीपल गुड रिकग्नाइज टाटा। देखो कंपनियां गुडविल कई, भी गुडविल डिक्रीज। आज की डेट में कई कंपनीज आ गई हैं मार्केट में, लेकिन अभी भी हम वी रिकग्नाइज टाटा एंड बिरला एज रेप्यूटेड कंपनी। Why? Because they stands for the employees. They works for the employment loyalty. पैसा कमाना उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं है। दे आर द इंडस्ट्रियलिस्ट। एंड दो चीजें हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट एंड बिजनेसमैन। एक बार किसी इंटरव्यू में मीडिया के पर्सन ने टाटा से पूछा कि आप रिलायंस से कहीं ज्यादा हैं, आपके पास इतना ज्यादा नेट वर्थ है, आप इतना टर्नओवर है, इतना कमाई है, फिर भी आपकी कभी कोई सर्वे नहीं देखी, कोई कोई मतलब इस तरीके का हमने न्यूज़ नहीं देखा जिसमें आपकी कोई पोजीशनिंग हो। तो उन्होंने सिर्फ मीडिया वाले से कहा कि आई एम एन इंडस्ट्रियलिस्ट एंड ही इज अ बिजनेसमैन, ही इज अ बिजनेसमैन। So when it is all about the industries, industry means what? That they take care of the employees in a more better way, and the businessman man who first gives their priority to earning money. So obviously, Reliance is working for money. They do not consider in a much better way to for their employees. So that's why the Tata and Birla are still recognizable company. There are so many. I'm not going to tell all the name of the companies, but there are a number of companies who works for. आपने सुना होगा एक बहुत बड़ी न्यूज़ आई थी कि गुजरात में एक हीरे का व्यापारी है। ढोलकिया है क्या, इस तरीके का ढोलकिया सुना है कभी? नहीं सुना है तो एक बार पढ़ लेना, बहुत सारे उसकी वीडियोस वगैरह हैं। वो हीरे का व्यापारी है। वो अपने एम्प्लॉयज़ को इतना ज़्यादा फैसिलिटेट करता है कि एम्प्लॉयज़ एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, एम्प्लॉयज़ के लिए रहने के लिए उसने सबको फ्लैट खरीद के दे दिया, सबको जो है गाड़ी खरीद के दे दी। जो इतना तक करते हैं कि अगर किसी एम्प्लॉयज़ के घर में बेटी की या बहन की शादी करनी हो और अगर वो कैपेबल नहीं हो तो उनके लिए पूरा फाइनेंस कर देते हैं। तो वो जो हीरे वाली कंपनी में जितने एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं वो लॉन्ग ड्यूरेबल जो उनकी सस्टेनेबिलिटी है ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ है, वो छोड़ते ही नहीं। तो उनके कई इंटरव्यूज हैं, आप चाहे तो पढ़ लीजिएगा। तो वो कहता है कि भाई हम जो है बेसिकली मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है कि मैं अपने लोगों को जो मेरे लिए मेरे कंपनी के लिए काम करते हैं, जो मेरे कंपनी के एक अभिन्न अंग है, पहले मैं उनको सेटिस्फाई करूंगा तभी मेरी कंपनी चलेगी। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो मैं अपने ग्रोथ के बारे में या जो बेटर स्ट्रेटजी के बारे में नहीं सोच सकता। तो ऐसे कई एंटरप्राइजेज हैं। सर तनुष आवाज किधर से आ रही है? सर अब आ रही है? आवाज आ रही है लेकिन बैकग्राउंड आवाज तुम्हारा आ रहा है, थोड़ा सा उसको म्यूट कर दो, है ना? हाँ अब आ रही है सर? आवाज आ रही है लेकिन बैकग्राउंड आवाज आ रहा है। तनुष बैकग्राउंड आवाज आ रहा है, बोलो। सर जैसे एक कॉर्पोरेट का क्या होता है ना कि सर उसमें आप जैसे कोई कॉर्पोरेट है तो उसमें जो आपका बॉस है वो भी अपनी जॉब जॉब सिक्योरिटी चाहता है, तो इसकी वजह से भी वर्कलोड इतना ज़्यादा रहता है एम्प्लॉयज़ पे। ये पूरी वर्किंग देखो, दिस इज नॉट फॉल्ट ऑफ योर बॉस, दिस ही इज द एम्प्लॉयज, he is the employees, and he is working according to the guideline of the institution, according to the guideline of the corporate। वो भी मजबूर है, क्योंकि ये सिंपल सी बात है, ये डंडा ऊपर से लेके नीचे तक पड़ता है। अगर आपके जो बॉस हैं उनको टारगेट दिया गया है तो अपने नीचे वाले सबऑर्डिनेट्स को टारगेट करेंगे। एक तो डेलीगेशन है, ऊपर से लेके नीचे तक चला आता है। तो मैं इसमें किसी पर्टिकुलर आपके सीनियर या बॉस को डिफॉल्टर नहीं मानूंगा, इसमें डिफॉल्टर जो है कंपनी इटसेल्फ है।
क्योंकि कंपनी की पॉलिसी ऐसे है जो ऊपर से लेके नीचे तक सभी को चाहता है कि खूब हार्ड वर्क करें और कंपनी के लिए ही काम करें, सिर्फ मेरे ग्रोथ के लिए काम करें। तो कंपनी सर क्योंकि आप सर जितना मेहनत कर आप सर जितना भी मेहनत करा तो कंपनी को ही जाएगा, आपको खाली अपनी सैलरी मिलेगी। बस वही बात है कि मैं 15 घंटे भी काम करूँगा तो वही सैलरी मिलेगी, चाहे 20 घंटे काम सर करूँ वही एक सैलरी मिलेगी। एक सर हम्म, सर एक एग्जांपल देता हूँ आपको। हम्म, ऐसे ही एक एग्जाम्पल है कि हम्म, एक एक एम्प्लॉय होता है, अपने बॉस उसका बॉस जो होता है उसने नई लैम्बोर्गिनी ली होती है। ठीक है। तो अपने बॉस को बोलता है कि वाह सर योर लैम्बोर्गिनी इज वेरी ग्लॉसी। तो जो बॉस होता है वो एम्प्लॉय को बोलता है कि अच्छी बात है, तुम अगले साल और मेहनत से काम करो तो मैं एक और अपने घर में खड़ी ये करूंगा। ये हमने देखा है, ये भी हम देखे हैं, ये देखे हैं। सही बात बोला, एक बहुत बड़ा एक कटाक्ष है, ये एक कमेंट है। सर यही होता है ना। हाँ यही होता है ये। हाँ, यही होता है ना सर। ये एग्जाम्पल हम। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में यही होता है कि आप आप जितना भी ओवर टाइम कर लीजिए, आपको आखिरी में आपकी सैलरी ही मिलेगी और सारा प्रॉफिट कंपनी और आपके जो एकदम सीनियर बॉस है उनके पास जाएगा। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऐसा कई एग्जाम्पल मेरे खुद लाइफ में देखा हुआ है कि भाई जहाँ पे इससे पहले मैं टीचिंग प्रोफाइल में जयपुर में था, तो जो उस यूनिवर्सिटी का मालिक था वो क्या करते थे कि हर साल एक नई मर्सिडीज खरीद के लाते थे। और मर्सिडीज वो कोई 30-40 लाख वाले नहीं, मोर देन 1 करोड़। हर साल एक गाड़ी खरीदते थे भाई साहब। और एम्प्लॉयज की जब सैलरी देने की बात आती थी, मतलब सैलरी, एस क्लास हाँ वाली। सैलरी तो वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं था, या उनका जो वर्किंग कल्चर था वो भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं था। तो अल्टीमेटली उनको जो सारा ग्रोथ कहाँ मिल रहा है, हम जैसे जो टीचर्स हैं या जो और दूसरे ऑफिशियल स्टाफ्स हैं उनके वजह से आते हैं। वो तो मालिक है, वो तो केवल ऑर्डर चलाते हैं। तो ये बेनिफिट हम सर हमारी वजह से मिल रहा है। सर कैसे सर कैसे मिलेगा? क्योंकि ऐसा टीचर्स को सैलरी देना जा रहा है, हम्म। उतना पैसा है। सी, एक जो टीचर है बेसिकली किसी भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन का टीचर जो है मैन एम्प्लॉयज या बैकबोन माना जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो टीचिंग एफिशिएंसी कितनी अच्छी है, आपके जो जो फैकल्टी मेंबर्स कितना अच्छा है, उसके हिसाब से आपके ऑर्गेनाइजेशन का नाम होता है, आपकी माउथ पब्लिसिटी होती है। स्टूडेंट्स होते हैं ऑब्वियसली, जैसे हालांकि ये इट्स नॉट गुड। आप खुद क्या करते हैं कि अगर मान के चलिए कि 6 फैकल्टी आपको एक पर्टिकुलर सेमेस्टर में या ईयर में पढ़ा रहे हैं, तो यू स्टार्ट मेकिंग ए कंपैरिजन बिटवीन द टीचर्स, दैट फलाना टीचर इज गुड, फलाना टीचर इज बैड, फलाना टीचर को जो है ये नहीं आता या फलाना टीचर बहुत अच्छा पढ़ाता है। तो ये जो कंपैरिजन है अल्टीमेटली आप क्या करते हैं, बाहर जाकर भी दूसरों को बताते हैं, माउथ पब्लिसिटी होता है। और अगर अच्छी है तो 10 लोग इंस्टीट्यूशन के लिए अपना जो है एक एक मोटिवेशन लेकर आएंगे एडमिशन लेने के लिए कि भाई क्योंकि एक स्टूडेंट है वो सजेस्ट कर रहा है कि वहाँ पे फैकल्टी जो है या टीचिंग फर्टर्निटी है वो बहुत अच्छी है, तो एडमिशन आप ले सकते हैं। तो 1 से 2, 2 से 4 इस तरीके से पूरा चैनलाइज होता है। तो फैकल्टीज आर द बैकबोन। तो अगर एक एक टीचर किसी भी इंस्टीट्यूट का एक बैकबोन माना जाता है, इंपॉर्टेंट एलिमेंट माना जाता है, तो दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ऑनर ऑफ द इंस्टीट्यूट, द टॉप लेवल मैनेजमेंट ऑफ द इंस्टीट्यूट। दे नीड टू टेक केयर द टीचर्स। सर हाँ सर बोलिए। एक एग्जांपल होगा सर। हम्म, एक बार एक यूट्यूब वीडियो में मैं देख रहा था हम्म, कि जैसे जो आईआईटी के इंजीनियर हो गए या कॉर्पोरेट में जो काफ़ी अच्छी पोस्ट में उनकी सैलरी लाख 1.5 लाख रुपए है। हम्म, तो सर एक आदमी ने बताया कि मैंने मुंबई में हम्म, समोसा बेचने वाला, फिर मैंने पूछा कि तुम एक दिन में कितने समोसे बेच लेते हो? तो हम्म, वो बोला कि एक दिन में मैं 4 से 5 हज़ार समोसा मिल बेच लेता हूँ। हम्म, और उससे पूछा कि तुमको कमीशन कितना मिलता है बेचने का, क्योंकि बेचने वाला तो खाली एक ही आदमी होगा ना, मतलब जो बनाने वाला, हम तो हम्म, खाली खरीद के बेच रहे हैं। तो उसने बताया कि उसको 10 रुपए में 3 समोसा मिलता है। तो 10 रुपए में 4 समोसा मिलता है, रुपए तो नियर अबाउट उसको एक समोसे पे 1 रुपये कमीशन मिल जाता है। अच्छा फिर अच्छा। वो महीने महीने भर में 1.25 लाख 1.5 लाख कमाई ले रहा है, और 31 डेज का महीना हुआ तो और ज़्यादा। हम्म, सर ऐसे में जो कॉर्पोरेट में है उसका ये बिजनेस करके, ये नौकरी करके फ़ायदा क्या है? क्योंकि उसको तो
कहीं लीगल दिखाना भी नहीं पड़ेगा कि मेरी इतनी कमाई है, समझे सर? हम्म। तो इसमें क्या मतलब उसको दिखाना भी नहीं पड़ेगा, नहीं वो तो उसको अलग चीज हो उसको गई वो। दिखाना भी नहीं पड़ेगा ना कि नहीं वैसे वो तो अलग एग्जाम्पल हो गया, वो हम रेवेन्यू जनरेशन की बात या टैक्स की बात नहीं कर रहे हैं। हम सिंपल सी बात है कि भाई एक एक अच्छा एम्प्लॉयर वो होता है जो अपने प्रॉफिट को नॉट 100% बट यस प्रॉफिट का एक जो फेयर हिस्सा है अपने एम्प्लॉयज के साथ बांटता है। वो हिस्सा चाहे वो सैलरी के तौर पे तो देता ही, इसके अलावा जो भी और अदर चीज़ें हैं लाइक उनको फैसिलिटेट करना, उनके लिए रहने के लिए घर देना या उनके लिए और खर्चे उठाना। तो इससे एम्प्लॉयज जो रहते हैं कहीं ना कहीं उनका एक मोरल बना रहता है। आप सिर्फ जो जितना प्रॉफिट होता है आउट ऑफ प्रॉफिट सिर्फ एक लिमिटेड सैलरी ही ऑफर करते हो, इसके अलावा कुछ नहीं देना चाहते। अभी जैसे अभी कोरोना के टाइम में मैक्सिमम इंस्टीट्यूशन ने क्या किया, अपनी सैलरी आधे कर दी या 30% कम कर दिया या बिल्कुल देना बंद कर दिया। एडमिशन्स हो रहे हैं उनके, तो भाई ये तो बेईमानी है ना। और सर देयर आर लॉट। हाँ फीस में 10 या 15% कम कर डाली, और आधे टीचर्स को नौकरी से निकाल भी दिए हैं बोल के कि जब जरूरत होगी तब आएंगे। हाँ और उसके बाद जो टीचर्स रखे हैं उन्होंने उनको भी आधी सैलरी दे रहे हैं, तो आप आधी 15% कम क्यों कर रहे हैं ये बताइए ना। सर एक स्कूल है सनबीम स्कूल। वो तो लुटेरा है सर वो तो। मेरे पापा फीस जमा करने गए थे। हम्म, अरे सर वो फीस जमा करने गए थे ना, पेपर में दीपक मधोक जी ने बोला था कि 25% ऑफ हो जाएगा। अच्छा। लेकिन वहाँ जाके बात किए, वो इनकम स्लिप दिखाइए, इनकम कितनी है। हम्म, मतलब जो वहाँ पे जो फी लेने वाले बैठे थे वो हम्म, ऐसे प्रेजेंट कर रहे थे जैसे हम लोग वहाँ पे खाली पैसा कम करवाने आए हैं। और होता नहीं है कि कर दीजिए, और वो सामने वो बोले और खाली 15% कर रहे हैं। इतना करने हम्म, के बाद आधा घंटा आर्गुमेंट हुआ हम्म। सर, तब जाके 15% कम किए वो लोग। हाँ ये और सब उसमें भी बदमाश। बोल रहे हैं कि इनकम दिखाइए कितना है आपका एनुअल इनकम। और जब पापा ने पूछा उनसे कि आप बताइए आप किस पैरामीटर पे 25% ऑफ कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि एक साथ आप 7-8 महीने की फीस दे दीजिए तो 25% ऑफ हो जाएगा। अब सर 8,000 के आसपास फीस है, अब उस 7-8 महीने की फीस दे दें आपको और हम्म, उसके बाद आप उसमें 25% ऑफ कर रहे हैं, तो कैसे चलेगा। ये टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। वैसे भी सनबीम की एचआर पॉलिसी बहुत गंदी है, वहाँ पे टीचर्स ज़्यादा दिन सस्टेन नहीं करते हैं क्योंकि उनकी बहुत गंदी पॉलिसी है। फीस तो बहुत ज़्यादा रखे हुए हैं लेकिन जो एम्प्लॉयज़ की पॉलिसी है या और दूसरे स्टूडेंट्स की पॉलिसी वो फेवरेबल नहीं है। लेकिन क्या करोगे, एक एक फेमस स्कूल है, सर डिमांड उसकी ज़्यादा है। हाँ बोलो। सर ऐसा नहीं है कि टीचिंग इज डिस्कस्टिंग और एनीथिंग। टीचिंग वहाँ की अच्छी है और स्कूल से तो बहुत अच्छी है। नहीं वो तो लेकिन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना सर, कि वहाँ पे सर ने जैसे एक इवेंट अभी चल रहा है मान लीजिए, तो उसके ख़त्म होने से एक दिन पहले ही या 2 दिन पहले ही एक नया इवेंट वहाँ हो जाएगा कि अच्छा। आप इसकी प्रिपरेशन करिए। तो वहाँ टीचर से वर्कलोड इतना होता है, इतना कॉर्पोरेट में नहीं होता है। हाँ मैंने वो हम। देखा ना कुछ टीचर से, मैंने सुना अभी कि रात रात में 12-12 बजे तक बैठ के एनुअल फंक्शन की ड्रेस सिलवाई जा रही है। अब टीचर जो बैठा हुआ है उसका क्या काम है, टेलर को गाइड करना। टेलर तो खुद ही कर सकते हैं ना ये काम। नहीं ये सब तो है थोड़ा सा चीज, मतलब पीछे ये स्कूल्स वगैरह में, स्कूल में बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। आ, स्कूल में क्या देखो, दूसरे प्राइवेट कॉलेजेस में भी अगर हम एसएमएस की छोड़ दें तो बहुत सारे एसएमएस को छोड़कर जितने भी कॉलेजेस हैं उनकी एचआर पॉलिसी अच्छी नहीं है। सो दैट इज व्हाई वी पीपल आर सेटिस्फाइड एंड वेयर वी वर्क फॉर द ऑर्गेनाइजेशंस। बट वहाँ पे लोग छोड़ देते हैं या उनको निकाल सर दिया जाता है। इससे पहले इससे पहले आप सर इससे पहले आप जहाँ पढ़ाते थे वहाँ की कैसी थी एचआर पॉलिसी। अ, देखो यूनिवर्सिटी तो बहुत अच्छी है लेकिन एचआर पॉलिसी एज कम्पेयर टू एसएमएस उतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं थी। उनकी जो वर्किंग आवर्स तो खैर एजुकेशन। सर क्योंकि सर मैंने बोलो। ये- क्योंकि मैंने भी सर उस यूनिवर्सिटी का कुछ कुछ देखा था एड वेड, हाँ, तो हाँ। उसका मटेरियल ऑर्डर या बोल लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा था। अब यूएन ऑर्डर के बारे में तो वो तो ये यूनिवर्सिटी डिस्क्लोज थोड़ी ना करेगी, वो तो इंटरनल होता है। Ask me for any kind of कुछ भी रिलेटेड हो, आई एम द बिगेस्ट सोर्स जो कि तुमको गाइड करेगा। बट अच्छा किया, वहाँ पे एडमिशन लेने से अच्छा यहाँ पे लिए हो वो ज़्यादा अच्छा है। बस इतना ही कहेंगे।
ओके सर, ठीक है। थैंक यू सर। आई थिंक आज पहले वाले पॉइंट में सारा हालांकि पॉइंट्स अब कवर हो चुका है, अनुभव सारे पॉइंट्स कवर हो चुके हैं, हम इसको रिपीट कर रहे थे, है ना। सर 5 मिनट में एक बार बस रिव्यू दे दीजिए उसका, कोई अब आई क्वेश्चन। थिंक आज तो ऑलरेडी टाइम अप हो चुका है, कुछ कुछ पूछना है अगर एक दो लाइन पूछना, पूछ लो। ओके सर। जैसे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के अलावा और नहीं ठीक। हमने तो नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट में हम टाइम कर क्या था? सकते हैं कंटिन्यू, कोई बात नहीं, क्योंकि देखो हमारे पास ऐसा है कि हमारा एनुअल अच्छा प्रोग्राम है, तो टाइम की कोई कमी नहीं है। अगर हर क्लास की हम अगर रिवीजन भी अगर करके पढ़ाए ना, तो भी हमारा कोर्स आराम से कवर अप होगा, है ना। तो हाँ। हम नेक्स्ट क्लास में जो अगला पॉइंट है ओके उसको हम कवर अप कर लेंगे, ठीक है। ठीक। अच्छा सर, ये नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स में गिफ्ट वगैरह भी आ जाता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आएगा, गिफ्ट वगैरह जो दिए गए हैं? पैसा छोड़कर इन हैंड अच्छा, मतलब जो भी पैसा छोड़कर जो। जो आपको बेनिफिट दिया अच्छा। जाता है दैट इज कॉल्ड ओके। नॉन मॉनेटरी मॉनेटरी बेनिफिट। अगर आप काम बहुत अच्छा कर रहे हो उसके बदले आपको एक सर्टिफिकेट भी दे दिया ना, तो वो भी नॉन मॉनेटरी बेनिफिट्स ही माना जाता है, ठीक है। अप्रेजल भी दे दिया तो भी? अप्रेजल में जहाँ पैसे का अगर सैलरी बढ़ गई तो वो तो नॉन मॉनेटरी नहीं हो रहा, गया वो तो फिर पैसा में आ गया, कोई भी बेनिफिट। नहीं, ऐसे एथिकल मोरल अप्रेजल दे दिया, हाँ जैसे हाँ कि बिल्कुल, हाँ। मोरल अप्रेजल है तो वो आपका नॉन मॉनेटरी हो गया। अब जैसे एग्जांपल ले लो ना डीएलडब्ल्यू वाला, अच्छा, फिर वो से भी आता है? डीएलडब्ल्यू जो है एम्प्लॉयज के लिए सिर्फ सैलरी नहीं देती है, बल्कि उनके लिए रहने के लिए व्यवस्था किया है, उनके लिए कैंपस के अच्छा। अंदर खेलने की व्यवस्था है, हाँ हॉस्पिटल्स हाँ। हैं, मेडिकल हेल्थ हम्म। हेल्थ क्लब्स हैं, मार्केट्स हैं, सिनेमा हॉल्स हैं। सर सर बोलो तनुष क्या बोल रहे सर हो? वो तो गवर्नमेंट मिलती है ना। आवाज कट रहा है तुम्हारा तनुष। सर डीएलडब्ल्यू जैसे आता है नॉर्थ ईस्ट रेलवे में, तो वो हम्म, भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हो गई एक तरह से। हाँ तो हाँ सर, है, तो जैसे विद्यापीठ हो गया, बीएचयू हो गया, सब वहाँ भी तो जगह सबको क्वार्टर तो दिए ही जाते हैं टीचर को, तो बिल्कुल सर सब जगह। गवर्नमेंट। हाँ, कोई भी तो सर एम्प्लॉयर है हम। जैसे बीएचयू, सर जैसे जैसे आप बता रहे थे अभी सर कि बाहर घूमने जाना है तो कंपनी को कुछ साथ में कंसेशन करवाना चाहिए, कुछ ऐसा। तो सर गवर्नमेंट जॉब में तो ये सब पहले से होता है ना कि साल में एक बार या साल में दो बार, एलटीसी, हाँ 2 साल में एक बार या एक साल में एक बार ऐसे बाहर घूमने का होता है। उसमें भी खाली आपको अपनी जेब से 25% ऑफ द कॉस्ट एक्सपेंड करना ये स्पेंड हम्म। करना होगा, और बाकी गवर्नमेंट उठा लेगी खर्चा। हाँ तो वो भी एक हम उसको नॉन मॉनेटरी मान सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं 75% हिस्सा वो खुद आपको पैसे नहीं दे रही है, लेकिन जो हालांकि इस तरीके के व्यवस्था में हम इसको कम्प्लीटली नॉन मॉनेटरी भी नहीं मान सकते हैं, बिकॉज यू आर पेइंग समथिंग एज योर कंट्रीब्यूशन, तो 100% कंट्रीब्यूशन नहीं माना जाएगा, लेकिन अगर पूरा अगर पैसा मान के सर चलिए। 25 ओनली ना, हाँ, जैसे अब कहीं बाहर चले गए मान। हम्म, सर तो जैसे कहीं बाहर घूमने चले गए, तो मान लीजिए लाख 1.5 लाख लग गया घूमने में, तो आपको खाली 30-40 हज़ार ही देना होगा। अब गवर्नमेंट जॉब में है तो सर और भी कितनी फैसिलिटीज़ हैं साथ में, तो पैसा तो काफ़ी बच ही जाता है ना एम्प्लॉयज़ का। अब बिल्कुल थोड़ा बच वो भी जाता है। सोचते हैं कि कितना सरकार को दें, हम लोग भी थोड़ा खर्च कर दें, बिल्कुल, अब आपके लिए अगर तो मान के सरकार चलिए, तो वो भी कर देते क्योंकि सर। अच्छा चलिए, देर आर लॉट ऑफ डिस्कशन, ठीक है, वो तो हम आने वाले जो है क्लासेस में पूरा का पूरा इसको डिस्कस करेंगे, है ना। आज के लिए यहीं पे ख़त्म करते हैं, यस सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सर। ओके सर, थैंक यू।